साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी आलोचना का विकास पार्ट 7 हम कर चुके हैं, 8 हम करेंगे। ठीक है, ध्यान दें, हमारे मार्क्सवादी या प्रगतिवादी समीक्षक हैं कौन? धनंजय वर्मा। ध्यान देना, इनकी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना है। क्या है? आस्वाद के धरातल। आस्वाद के धरातल कब आई? 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी। फिर है निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन। क्या है? निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन। ठीक, 1973 ईस्वी में आई हुई मार्क्सवादी आलोचना है। किसकी है? धनंजय वर्मा की। ठीक, फिर है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कब आई? 1975 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखें, हस्तक्षेप 1975 ईस्वी में आई हुई प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षा है। कौन है समीक्षक? धनंजय वर्मा। ठीक है, तो ध्यान दें, इनकी अगली आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, यहां मैं आलोचना कहूं या समीक्षा कहूं, बात एक ही है। ठीक है, गौर करें तो आलोचना की रचना यात्रा। क्या है कृति का नाम? आलोचना की रचना यात्रा। कब आई? 1978 ईस्वी में। किसकी है? धनंजय वर्मा की। एक बार फिर से सुनेंगे, धनंजय वर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। कैसी आलोचनात्मक कृतियां? प्रगतिवादी या मार्क्सवादी। ठीक है, ध्यान दें, आस्वाद के धरातल कब आई? 1969 ईस्वी। फिर आई निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन 1973 ईस्वी। फिर आई हस्तक्षेप 1975 ईस्वी। फिर आई आलोचना की रचना यात्रा 1978 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे, देखते हैं धनंजय वर्मा जी की अगली आलोचनात्मक कृतियां। गौर करेंगे दोस्तों, धनंजय वर्मा की अगली मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है। क्या? आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय। आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय। कब आई? 1984 ईस्वी में। याद रखें, 1984 ईस्वी। फिर आई धनंजय वर्मा की अगली मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति। कौन सी? आधुनिकता के प्रतिरूप। आधुनिकता के प्रतिरूप 1986 ईस्वी में। फिर आई हिंदी कहानी का रचना शास्त्र। हिंदी कहानी का रचना शास्त्र कब आई? 1998 ईस्वी में। फिर आई हिंदी कहानी का सफरनामा। हिंदी कहानी का सफरनामा 2001 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे सभी रचनाओं को। ध्यान दें धनंजय वर्मा की आलोचनात्मक कृतियों पर। इनकी कृति है आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय। कब आई? 1984 ईस्वी में। फिर आई आधुनिकता के प्रतिरूप 1986 ईस्वी में। फिर आई हिंदी कहानी का रचना शास्त्र 1998 ईस्वी में। फिर आई हिंदी कहानी का सफरनामा 2001 ईस्वी में। तो ये सभी क्या हैं? धनंजय वर्मा जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगले आलोचक हैं, समीक्षक हैं कौन? नंदकिशोर नवल। नंदकिशोर नवल जी की आलोचनात्मक कृति है। कौन सी? कविता की मुक्ति। कैसी आलोचनात्मक कृति है? तो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी। ठीक है, तो ध्यान दें, कविता की मुक्ति 1980 में आई हुई नंदकिशोर नवल जी की मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है। ठीक, फिर है हिंदी आलोचना का विकास। हिंदी आलोचना का विकास ये कब आई? तो ध्यान दें, 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में हिंदी आलोचना का विकास। फिर आई प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र। इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र कब आई? 1982 ईस्वी में। किसकी है? नंदकिशोर नवल जी की। कैसी कृति है? तो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है। ठीक, इसके बाद है शब्द जहां सक्रिय हैं।
शब्द जहां सक्रिय हैं। ठीक है, ध्यान रखें, कब? 1984 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान देना नंद किशोर नवल जी की आलोचनात्मक कृतियों पर एक बार फिर से पढ़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, नंद किशोर नवल, इनकी आलोचनात्मक कृति है कविता की मुक्ति। कब आई? 1980 ईस्वी में। फिर आई हिंदी आलोचना का विकास 1981 ईस्वी में। फिर आई प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982 ईस्वी में। फिर आई शब्द जहां सक्रिय हैं, शब्द जहां सक्रिय हैं 1984 ईस्वी में। ठीक है, ये सभी नंद किशोर नवल जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ध्यान रखेंगे। देखते हैं इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां। गौर करेंगे दोस्तों, नंद किशोर नवल जी की अगली आलोचनात्मक कृतियों पर ध्यान दें। यथा प्रसंग, यथा प्रसंग कब आई? 1992 में आई हुई आलोचनात्मक, कैसी? मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है यथा प्रसंग। किसकी है? नंद किशोर नवल जी की। फिर है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना, मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना कब आई? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना, ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर है समकालीन काव्य यात्रा, समकालीन काव्य यात्रा, ये कब आई? 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है। कैसी आलोचनात्मक कृति? तो ध्यान रहे, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है समकालीन काव्य यात्रा। ठीक है, इसके बाद है दृश्यालेख। कौन सी? दृश्यालेख, ये कब आई? 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में। फिर है निराला कृति से साक्षात्कार, निराला कृति से साक्षात्कार, जो कि 2 भागों में है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग आया 1997 ईस्वी में और दूसरा भाग आया 2000 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने, नंद किशोर नवल जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। कौन सी? ध्यान दें। यथा प्रसंग, यथा प्रसंग कब आई? 1992 ईस्वी में। फिर आई मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना 1993 ईस्वी में। फिर आई समकालीन काव्य यात्रा 1994 ईस्वी में। फिर आई दृश्यालेख। कौन सी? दृश्यालेख कब आई? 1995 ईस्वी में। फिर आई निराला कृति से साक्षात्कार, निराला कृति से साक्षात्कार, जो कि 2 भागों में है। पहला भाग आया 1997 ईस्वी में, दूसरा भाग आया 2000 ईस्वी में। तो ध्यान रहे, ये सभी नंद किशोर नवल जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ध्यान रखेंगे। देखते हैं इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां। गौर करेंगे दोस्तों, नंद किशोर नवल जी की, नंद किशोर नवल जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। कौन कौन सी? ध्यान दें। रचना का पक्ष, रचना का पक्ष कब आई? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। फिर है शताब्दी की कविता, शताब्दी की कविता कब आई? 2001 ईस्वी में। इसके बाद आई पार्श्व छवि, पार्श्व छवि 2002 ईस्वी में। फिर आई निराला काव्य की छवियां, निराला काव्य की छवियां, ये कब आई? 2002 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है कविता पहचान का संकट, कविता पहचान का संकट, ये कब आई दोस्तों? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में। अगली कृति है इनकी तुलसीदास। कौन सी? तुलसीदास। ये कैसी कृति है? तो ध्यान रखें, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है। किसकी? नंद किशोर नवल जी की। ठीक है, एक बार फिर से सुने। नंद किशोर नवल जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। कौन कौन सी? रचना का पक्ष कब आई? 2000 ईस्वी में। फिर आई शताब्दी की कविता 2001 ईस्वी में। फिर है
पाशर्व छवि 2002 ईस्वी में। फिर आई निराला काव्य की छवियां 2002 ईस्वी में। फिर आई कविता पहचान का संकट, कविता पहचान का संकट कब आई? 2006 ईस्वी में। इसके बाद आई तुलसीदास, ये इसका समय नहीं है, ठीक है। और ये सभी नवल किशोर की, किसकी? नंद किशोर जी की, नंद किशोर नवल जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले समीक्षक हैं मैनेजर पांडे। ध्यान से सुनना इनकी आलोचनात्मक कृतियों को। मैनेजर पांडे, ठीक है, इनकी प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। कौन कौन सी? ध्यान दें। साहित्य, साहित्य और इतिहास दृष्टि। कौन सी? साहित्य और इतिहास दृष्टि कब आई? 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। फिर आई शब्द और कर्म, शब्द और कर्म, ये भी 1981 ईस्वी में आई। कब? 1981 ईस्वी में। फिर आई साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, ये कब आई? 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, ठीक है। एक बार फिर से सुने सभी कृतियों को, ध्यान देंगे। मैनेजर पांडे, इनकी प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ध्यान दे दोस्तों। साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य और इतिहास दृष्टि कब आई? 1981 ईस्वी में। फिर आई शब्द और कर्म, शब्द और कर्म कब? 1981 ईस्वी में। फिर आई साहित्य के समाजशास्त्र, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, ये पूरा नाम है। कब आई है? तो ध्यान रहे 1989 ईस्वी में। किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? मैनेजर पांडे की। और कैसी कृतियां हैं? तो ध्यान रखेंगे प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। देखते हैं मैनेजर पांडे की अन्य आलोचनात्मक कृतियां। तो ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। मैनेजर पांडे की अगली प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य। कौन सी? भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य, ठीक। कब आई है? 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। ध्यान रखें। फिर है आलोचना की सामाजिकता, आलोचना की सामाजिकता, ये कब आई? 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे किसकी है? मैनेजर पांडे की मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है, ठीक। फिर है अनभई सांचा, अनभई सांचा, ठीक। ये कब आई? 2012 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे। मैनेजर पांडे की आलोचनात्मक कृतियां हैं। ध्यान दें। भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य, क्या है? भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य कब आई? 1993 ईस्वी में। फिर है आलोचना की सामाजिकता, आलोचना की सामाजिकता, ये आई 2005 ईस्वी में। फिर आई अनभई सांचा, अनभई सांचा, ये कब आई? 2012 ईस्वी में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। किसकी है दोस्तों? मैनेजर पांडे की। ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों। शंभुनाथ, शंभुनाथ अगले मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं, ठीक। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ध्यान दें। दिनकर कुछ पुनर्विचार, दिनकर कुछ पुनर्विचार कब आई? 1976 ईस्वी में। फिर आई साहित्य और जनसंघर्ष, साहित्य और जनसंघर्ष 1980 ईस्वी में। कब? 1980 ईस्वी में। साहित्य और जनसंघर्ष, ध्यान रखें, 1980 ईस्वी। फिर आई तीसरा यथार्थ, तीसरा यथार्थ 1984 ईस्वी में। तीसरा यथार्थ कब? 1984 ईस्वी में, ठीक है। फिर है मिथक और आधुनिक कविता, मिथक और आधुनिक कविता, ये कब आई? 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। कैसी आलोचनात्मक कृति है? तो ध्यान रहे प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ध्यान रखेंगे किसकी है? शंभुनाथ जी की। एक बार फिर से सुने।
शंभुनाथ जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं दिनकर, कुछ पुनर्विचार। ठीक है, दिनकर, कुछ पुनर्विचार, जो कि 1976 ईस्वी में आई। फिर आई साहित्य और जनसंघर्ष। साहित्य और जनसंघर्ष कब? 1980 ईस्वी में। किसकी है? शंभुनाथ जी की है। फिर आई तीसरा यथार्थ। तीसरा यथार्थ कब आई? 1984 ईस्वी में। फिर आई मिथक और आधुनिक कविता। मिथक और आधुनिक कविता ये कब आई दोस्तों? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। तो ये सभी क्या हैं? शंभुनाथ जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। ध्यान रखेंगे। देखते हैं शंभुनाथ जी की अगली आलोचनात्मक कृतियों को। गौर करेंगे दोस्तों, शंभुनाथ जी की अगली प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं। कौन सी? ध्यान दें। बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल कब आई? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसकी है? शंभुनाथ जी की आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, इसके बाद है दूसरे नव जागरण की ओर। दूसरे नव जागरण की ओर। ठीक, ये कब आई? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। ठीक है, दूसरे नव जागरण की ओर। फिर आई धर्म का दुखांत। धर्म का दुखांत ये कब आई? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है शंभुनाथ जी की। कौन सी? धर्म का दुखांत। और कैसी आलोचनात्मक कृति है? तो ध्यान रखें, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है। ठीक, इसके बाद है हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण और संस्कृति। हिंदी नवजागरण और संस्कृति कब आई? 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में। ठीक है, फिर है सभ्यता से संवाद। सभ्यता से संवाद ये कब आई? 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे शंभुनाथ जी की सभी मार्क्सवादी और या फिर प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृतियों को। ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। शंभुनाथ जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल। बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल कब आई? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में। फिर आई दूसरे नवजागरण की ओर। दूसरे नवजागरण की ओर ये कब आई? 1993 ईस्वी में। फिर आई धर्म का दुखांत 2000 ईस्वी में। धर्म का दुखांत 2000 ईस्वी में। फिर आई हिंदी नवजागरण और संस्कृति। हिंदी नवजागरण और संस्कृति 2004 ईस्वी में। फिर आई सभ्यता से संवाद। सभ्यता से संवाद 2008 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये सभी शंभुनाथ जी की मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं या फिर समीक्षाएं हैं। कुछ भी कहिए, बातें की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक नोट है, ध्यान से सुनेंगे। कुछ जरूरी बातें हैं, डिस्कस कर रही हूँ आपसे। ठीक है, ध्यान से सुनना, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक, गौर करें। शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान जी ने सन 1996 ईस्वी में, कब? सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में, लेख कौन सा? साहित्य की परख। ठीक है, साहित्य की परख लेख में विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा जी का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणी की है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। शिवदान सिंह चौहान जी ने सन 1996 में, देखो ध्यान से सुनो, शिवदान सिंह चौहान जी का एक लेख आया दोस्तों। कब आया? सन 1996 में। उस लेख का नाम था साहित्य की परख। क्या था? साहित्य की परख। ठीक है, इस लेख में
विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले कौन कह रहे थे कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा? किसने कहा? अमृत राय जी और भारतेंदु ने, ठीक है। इनको शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा जी का विरोध करते हुए, यानी रामविलास शर्मा जी ने किसको? शेक्सपियर से भी बड़ा बताया। किसे? अमृत राय जी और भारतेंदु को। क्यों बताया? क्योंकि इन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा को क्या कहा था? महान साहित्य कहा, ठीक है। इसीलिए रामविलास शर्मा जी ने अमृत राय और भारतेंदु जी को शेक्सपियर से बड़ा बताया। लेकिन इस बात का विरोध किया किसने? शिवदास सिंह चौहान जी ने, ठीक है। और किसके माध्यम से? तो सन 1996 में इन्होंने एक अपना लेख लिखा, उसका नाम था साहित्य की परख, ठीक है, साहित्य की परख। उस लेख के माध्यम से शिवदास सिंह चौहान जी ने रामविलास शर्मा जी की बात का विरोध किया, ठीक है। और विरोध करते हुए इन्होंने संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणियां भी की, ठीक है, टिप्पणियां भी की। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है शिवदास सिंह चौहान जी ने अपने किस लेख के माध्यम से रामविलास शर्मा जी का विरोध किया था? तो ध्यान रखें, साहित्य की परख। साहित्य की परख कब आया? ये सन 1996 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगला बिंदु है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है, बड़ा नाम है, इनकी सभी आलोचनात्मक कृतियों को आपको करना है, ठीक है। ऑप्शन में एक ऑप्शन इनका होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, रसवादी आलोचक है पहली चीज, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इनकी जितनी भी आलोचनात्मक कृतियां हैं दोस्तों अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, ध्यान रखना। सीधा प्रश्न बनेगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि वह आलोचक कौन है, वह आलोचक कौन है जिनकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो आप बताएंगे रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आलोचना के विकास से संबंधित हमारे वीडियो समाप्त होते हैं। इसके बाद जो हमारे वीडियो आएंगे वो आएंगे नई समीक्षा के संदर्भ में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नई समीक्षा से संबंधित अगले वीडियो हम देखेंगे, ठीक। तो हमारा आज का विषय यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।